Namaste doston, a very warm welcome to you in this episode in which we are going to discuss about all the concepts that we have understood so far. ठीक है, तो चारों रिसेप्टर्स के बारे में बात करी थी, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड या काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स, इसमें जैक स्टार्ट और वो दोनों आ जाएंगे, और आखिरी में न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ठीक है, जस्ट रिवाइजिंग आप लोग देख सकते हो आयन चैनल्स का काम मिली सेकेंड्स में. एग्जाम्पल्स निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जी प्रोटीन, इनको मेटाबोट्रोपिक कहते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को आयनोट्रोपिक. ठीक है, आयन रिसेप्टर बाइंड करेगा आयन पे और फिर फटाक से इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, जी प्रोटीन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, सेकेंड्स लगते हैं इसमें. कैल्शियम रिलीज, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, जी स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी. ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम. ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिसेप्टर और एंजाइम. ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर जी प्रोटीन. ठीक है, अब इसमें आवर्स लगते हैं काइनेज लिंक रिसेप्टर्स में, और उसमें एक न्यूक्लियर में डेज, मंथ्स, ईयर्स भी लग सकते हैं. ठीक, यही चीज़ एक टैबुलर फॉर्म में आप सबके लिए है ताकि आपको और इजीली एग्जांपल्स याद करने में आसानी हो. गाबा ए रिसेप्टर बेसिकली जो क्लोराइड घुसता है ना जब एंजाइटी होती है, जो अंदर नेगेटिव करके हाइपर पोलराइजेशन करता है, वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आ गया. ठीक है, फिर जी प्रोटीन कपल्ड, फिर एंजाइमेटिक और फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. एंजाइमेटिक एक्शन ही कपलिंग डायरेक्ट होती है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इज वाया डीएनए. इसमें काफ़ी टाइम लगता है, दिन, महीने, साल भी लग सकते हैं. अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ वेरी डायनेमिक स्टेट. ठीक है, देयर डेंसिटी एंड एफिकेसी, अब ये जैसे सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, उनकी ऑनगोइंग एक्टिविटी कैसा चल रहा है, फीडबैक कैसा है, और बाकी फिजियोपैथोलॉजिकल जैसे कि ईस्ट्रोजेंस जो होते हैं, दे इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ऑक्सीटोसिन बहुत हेल्प करता है पार्चुरेशन में, दैट इज एक्सपल्शन ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड और द फीटस फ्रॉम द मदर्स वूम. तो ईस्ट्रोजेंस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इनके बढ़ने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की डेंसिटी बढ़ जाती है ऑन द मायोमेट्रियम, तो वो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को हेल्प करते हैं. फिर सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस, सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन of oxytocin increases progressively during the third trimester of pregnancy. Then super sensitivity बहुत ज़्यादा. अब या तो ये कब होगा, जब किसी चीज़ को आप बहुत देर तक छोड़ दो ना, उस पर कोई एक्टिविटी ना करे, फिर एकदम से आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्स होगा, ये क्या होगा, दिस इज सुपर सेंसिटिविटी. टोनिकली एक्टिव सिस्टम्स में प्रोलॉन्ग डिप्राइवेशन ऑफ द एगोनिस्ट, या तो आप वो नर्व काट दो या फिर आप वहाँ पर एंटागोनिस्ट बहुत ज़्यादा देर के लिए दे दो. अब क्या हुआ, वो बहुत देर तक बेचारा चुपचाप शांति से बैठा है क्योंकि उसको एंटागोनिस्ट दे के उसकी एक्टिविटी को कम किया जा रहा है या नर्व काट दी गई है. अब इसको हम एकदम से स्टिमुलस दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, शॉक लगा, 100 वोल्ट का करंट लगा. इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, क्लोनिडीन या सीएनएस डिप्रेसेंट या ओपियोइड विड्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनारियोज हैं, एक एक को समझेंगे. क्लोनिडीन बेसिकली हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को दिया करते थे, अब नहीं देते क्योंकि इसके विड्रॉल के बड़े गंदे इफेक्ट्स होते हैं. क्लोनिडीन क्या करते हैं, बेसिकली सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करता है. अब ये सालों से आप सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट कर रहे हो, अब जैसे ही आपने क्लोनिडीन बंद किया, अब वो तो सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर्मल अपना काम करे, तो एकदम से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, आदमी मर सकता है, इसीलिए इसको लेना बंद कर दिया है. सीएनएस डिप्रेसेंट जैसे कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग, जैसे मैंने बताया, जो लोग बहुत परेशान होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, उनमें हम सीएनएस डिप्रेसेंट देते हैं जो कि एक्टिविटी को कम कर देते हैं. काफ़ी दिनों तक आपने दिए, एकदम से बंद कर दिए, तो ब्रेन एकदम परेशान होता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है इंसान को. और वही ओपियोइड विड्रॉल में, क्योंकि ये दर्द को बहुत अच्छे से दूर करते हैं. जब दर्द बहुत अच्छे से बहुत सालों तक दूर हो रहा है, चल रहा है काम. कैंसर पेन्स में देते हैं, कैंसर में हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बोन पेन्स होते हैं कैंसर में, सालों तक दिया आदमी मजे में है, एकदम से बंद कर दिया तो एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है. सडन डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रोप्रानोलोल इन एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे रेट्रोस्टेनल पेन, ऐसे पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, मर गया, हाय मर गया. तो फिर एकदम से आप उसको पहले तो ट्राइनाइट्रेट यहाँ पे टंग के नीचे दो. लॉन्ग स्टैंडिंग थेरेपी के लिए हम प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे नॉसेटिव बीटा ब्लॉकर. एकदम से बंद किया तो क्या हुआ, एकदम से एंजाइना के सिम्टम्स एक्सासरबेट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि प्रोप्रानोलोल बेसिकली क्या करता है,
इट डिक्रीजेज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट वो कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सब कुछ कम करता है। एकदम से सब कुछ कम बंद, एकदम से हार्ट रेट बढ़ गई, एकदम से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। ठीक, मैकेनिज्म इज अनमास्किंग, कुछ रिसेप्टर अंदर छुपे हुए थे वो प्रोलिफरेट कर गए, दैट इज अप रेगुलेशन। या फिर सिग्नल एम्पलीफिकेशन हो गया बाय द ट्रांसड्यूसर इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। डीसेंसिटाइजेशन जो मैंने बताया था, डीसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन। डीसेंसिटाइजेशन एक्यूट, डाउन रेगुलेशन क्रॉनिक। डीसेंसिटाइजेशन कंटिन्यूड और इंटेंस रिसेप्टर स्टिमुलेशन, बहुत बार स्टिमुलेट करोगे तो फिर वो एकदम रिफ्रैक्टरी हो जाएगा, बोलेगा अब नहीं करने वाला उसमें, कर लो जो करना है। जैसे ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट होकर हम कंटिन्यूसली उसके पफ्स देंगे, बीटा 2 एडेनर्जिक एगोनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, फॉर्मेट्रोल, ठीक है, ये अगर हम बहुत टाइम तक देते रहेंगे तो फिर आपको इसकी हाइयर डोज देनी पड़ेगी, फिर और हाइयर डोज देनी पड़ेगी, फिर वो डिसेंसिटाइज होता है इससे। और पार्किंसन के पेशेंट अगर हाई डोज लीवोडोपा दी तो फिर वो धीरे धीरे लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं, इसीलिए अब पार्किंसोनिज्म में हम नहीं लीवोडोपा देते। ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रामिपिक्सोल एंड रोपेनिरोल, प्रामिपिक्सोल और रोपेनिरोल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डिसेंसिटाइजेशन, फ्रॉग के रेक्टस एब्डोमिनस मसल पे एसिटाइल कोलिन का, वैसे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा। पहले तो 1 माइक्रोग्राम दिया हुआ, 100 दे दिया बहुत ज़्यादा हुआ। अब हमने थोड़ी देर बाद जब 1 दिया तो हमको कम मिला, क्योंकि अब डिसेंसिटाइज हो गया। ठीक, और थोड़ी और देर वेट करने के बाद 1 दिया तो नॉर्मल रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस वेरी नाइसली शोज यू द फिनोमेनन ऑफ डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस। डिसेंसिटाइजेशन तो आपने समझ ही लिया, अब समझ लेते हैं डाउन रेगुलेशन। बेसिकली मास्किंग और इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, वो अंदर घुस गया रिसेप्टर। और डिक्रीज सिंथेसिस और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर, ये तो ओवर वीक्स और मंथ्स होता है और धीरे धीरे होता है। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन ये जनरली टायरोसिन काइनेज जो आपके इंसुलिन जिन पे काम करता है उन रिसेप्टर्स पे दिखाया जाता है। दिस इज functions of receptors to propagate regulatory signals from outside to inside the affected cell। जब वो मॉलिकुलर स्पीशीज खुद से नहीं जा पा रही है, एम्पलीफाई ज़रा सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करना, वेरियस इंट्रासेलुलर सेल के बाहर के सेल के अंदर के सिग्नल्स को इंटीग्रेट करना, अडेप्ट टू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस, दैट इज milieu interior constant internal environment inside the system। This term was coined by Claude Burnett। अब हम बात करेंगे ड्रग पोटेंसी और ड्रग एफिकेसी की। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन कॉमनली कंफ्यूज टर्म्स। पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स, हमको कितनी दवाई देनी है। अ डोज रिस्पॉन्स कर्व पोजिशन राइटवर्ड इंडिकेट्स लोअर पोटेंसी और लेफ्ट है तो पोटेंसी उसकी अच्छी है। अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अगर 10 मिलीग्राम मॉर्फिन 100 मिलीग्राम पेथिडीन दोनों ओपियोइड्स हैं, उसके बराबर ही पेन दूर कर रही हैं, मॉर्फिन इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट। This is important in choosing the dose of it। Efficacy is the upper limit of the dose response curve, which is the maximal response that can be elicited। मॉर्फिन का सबसे ज़्यादा एफिकेशियस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपका दर्द दूर करेगा जितना एस्पिरिन की कोई भी गोली किसी भी डोज में नहीं कर सकती। एफिकेसी इज अ मोर डिसाइसिव क्लिनिकल फैक्टर, क्योंकि उसमें हम चूज़ करने में हमको हेल्प होता है, ये ज़्यादा डिसाइसिव होता है। मैक्सिमम पीक रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस हुआ है, डोज रिस्पॉन्स कर्व में आप देख लीजिए। अब जैसे इस डोज रिस्पॉन्स कर्व में आप देख सकते हो, ड्रग ए और बी की एफिकेसी मैक्सिमम है 1 मतलब 100%, मतलब सबसे मैक्सिमम एफिकेसी है ड्रग ए और बी की। ठीक है, और इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, ड्रग ए और बी की पोटेंसी ड्रग डी से कम है, क्योंकि ड्रग ए और बी की हाइयर डोज आपको देनी पड़ रही है मैक्सिमल रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए। ड्रग सी की पोटेंसी भी कम है, ए और बी की पोटेंसी ज़्यादा है, कम डोज पर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ड्रग सी को बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है तब वो रिस्पॉन्स थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रहा है। सो ड्रग सी इज लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस दैन ड्रग ए एंड बी। फाइनली लास्टली कमिंग ऑन टू ड्रग डी। ड्रग डी इज अ मोस्ट पोटेंट, चारों में सबसे ज़्यादा हाईली पोटेंट ड्रग इज ड्रग डी, क्योंकि सबसे कम डोज पर, यानी कि बहुत कम डोज पर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिस पर ए और बी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर भी नहीं रहे, वो उस पर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। सो ड्रग डी इज लेस एफिकेशियस दैन ए एंड बी बट मोर पोटेंट दैन ए एंड बी, क्योंकि कम डोज पे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। बाकी बातें हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। टिल देन, दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।